नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम इस विशेष कार्यक्रम में ऐसे चर्चित लोगों से बातचीत करते हैं और उनका अनुभव का ज्ञान लाभ करते हैं और उनके संदेशों को आप तक पहुंचाते हैं। आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनका लंबा एकेडमिक कैरियर, उनका अनुभव और विभिन्न क्षेत्रों में उनका योगदान ही उनका परिचय है। हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविद्यालय के कुलगुरु, वाइस चांसलर प्रोफेसर राजीव मोहन पंत सर, इस विशेष कार्यक्रम में डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन की पूरी टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसा कि हम जानते हैं, विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर का कार्यभार संभाले हुए कुछ ही दिन हुए हैं और जिस तरह से आपने सभी समस्याओं को एड्रेस किया है, जितनी गंभीरता से सभी समस्याओं को लिया है, इसकी चारों ओर चर्चा हो रही है। हम आपसे जानना चाहते हैं सर कि पहली बार विश्वविद्यालय में आपने विश्वविद्यालय को जिस स्थिति में देखा, आपने कैसा पाया? चाहे चीज़ें सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, आपने किन चीज़ों को देखा जिसने आपका ध्यान आकर्षित किया? धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो विश्वविद्यालय है, जब मैं यहाँ आया तो मेरी आशाओं से कहीं ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ अनुभव हुआ। ये बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय है। पूरे नॉर्थ ईस्ट का, उत्तर पूर्व का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा विश्वविद्यालय ये है। यहाँ पर 73 महाविद्यालय इससे जुड़े हुए हैं। हमारे 16 यहाँ पर स्कूल्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस में। एक दिफू में भी हमारा कैंपस है। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है और संभावनाओं से भरपूर विश्वविद्यालय है। मैंने यहाँ के फैकल्टी से इंटरेक्शन के बाद मुझे पता चला कि यहाँ बहुत ही उच्च स्तरीय फैकल्टी हैं। यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे मैंने बात करके देखा तो लगा कि सब बहुत ही डेडिकेटेड और कमिटेड हैं। और छात्र भी, अभी जब ये खुला है तो धीरे धीरे मेरा छात्रों से भी इंटरेक्शन हो रहा है और मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही एक कंप्लीट पैकेज है यूनिवर्सिटी। और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि क्यों ये इस यूनिवर्सिटी के बारे में बाहर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। बहुत ही संभावनाओं से परिपूर्ण है। शायद हम लोग बहुत मॉडेस्ट हैं, हम अपने अचीवमेंट्स को बाहर जता नहीं पाए। मुझे लगता है शायद इसीलिए ये विश्वविद्यालय को शायद जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से भी कुछ कारण रहे हों, पर मुझे लगता है कि ये देश के बहुत ही अच्छे विश्वविद्यालय में से एक है। जी सर, हमने आपके पहले के जो साक्षात्कार हैं, इंटरव्यूज़ हैं, वो हमने देखे हैं और हमने जाना है कि आप कितने उत्सुकता से हर काम को ले रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी की जो नेक की ग्रेडिंग हो वो अच्छी हो, उसमें सुधार आए। नेक की ग्रेडिंग अच्छी हो, आप चाहते हैं A+ या A++ की ग्रेडिंग हो। इसके लिए हम सबको मिलकर किस तरह से आगे बढ़ना होगा और किस लेवल पर, हर स्तर पर किस तरह से काम करने होंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अकेले कोई आदमी काम नहीं कर सकता। हमें एक अच्छी टीम बनानी पड़ेगी। मैं चूँकि प्रबंधन का छात्र रहा हूँ, मैनेजमेंट का छात्र रहा हूँ। हम टीम, TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो जो टीम हम बना पाएंगे, तो क्योंकि यहाँ जैसे मैंने आपसे बात की कि संभावनाएं बहुत हैं और यदि हम सब लोग मिल के साथ काम करें, हम एक परिवार की तरह से काम करेंगे। उसमें कोई ये नहीं कि कोई शिक्षक हैं, कोई अदर एम्प्लॉयज़ हैं, कोई छात्र हैं। हम सबको एक परिवार की तरह से काम करना पड़ेगा और नेक की ग्रेडिंग तो ऑटोमेटिकली A+ आएगी ही आएगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। जी। और NIRF में हमारी रैंकिंग अच्छी चल रही है। कंसिस्टेंटली हम लोग विदिन 100 हैं और ये इस रैंकिंग को हम और इम्प्रूव करने का पूरी संभावना है, क्योंकि हमें जब हमारा प्रचार प्रसार होगा और हमारा जो मास कम्युनिकेशन विभाग है यहाँ पर, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसमें, क्योंकि हमारी जो भी कार्यकलाप है उसको प्रचारित और प्रसारित करना है। और जब वो होगा तो पूरी दुनिया वैसे ही जानेगी कि हमारे यूनिवर्सिटी में क्या काम चल रहे हैं। जी। तो NAC और NIRF ये रैंकिंग तो स्वतः ही ऊपर बढ़ जाएंगी, ये मेरा मानना है। और मैं ये भी मानता हूँ कि व्हाट वी बिलीव, इट हैपन्स, व्हाटएवर वी थिंक वी बिकम। तो जब हम हमारी सोच एक रखते हैं तो हम वो अपने
अपने गंतव्य पर पहुंच पाते हैं। जी सर, NIRF के बारे में आपने कहा, हम बाहर से जब यूनिवर्सिटी को देखते हैं तो NIRF रैंकिंग हम चेक करते हैं। NIRF रैंकिंग यूनिवर्सिटी लेवल पर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसमें हम टॉप 100 में ज़्यादातर समय रहे हैं, लेकिन कुछ समय हम टॉप 100 में भी नहीं रहे हैं। आखिर के जो कड़ी है उसमें रहते हैं 90 के बाद। टॉप 50 में NIRF रैंकिंग में हमारा यूनिवर्सिटी का नाम हो, इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हमें अपने बहुत ज़्यादा छोटे छोटे प्रयास हमें करने, छोटे छोटे गैप्स हैं उनको, हमें गैप्स को भरना पड़ेगा। देखिए, आप यदि पूरे भारत की विश्वविद्यालयों को देखेंगे तो कितने विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे कि ISO 9000 सर्टिफिकेशन है, हमारे पास है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास अचीवमेंट हैं जिनको कि हम हाईलाइट करने, छोटे छोटे जो गैप्स हैं हमें अपने को प्रेजेंट करना पड़ेगा ठीक से। तो शायद हम क्या होता है कि मॉडेस्टी या उसमें हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने काम कर लिया, बट अभी आज के विश्व में हमें जो हम काम कर रहे हैं उसको प्रचारित प्रसारित भी करना है। जो दिखता है वो बिकता है। तो शायद हम अपने को दिखाने में सक्षम नहीं हो पाए, दिखाने में अपने को सफल नहीं हो पाए ठीक से। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा अच्छे ढंग से अपने को मार्केटिंग करना पड़ेगा। हमारे पास सब कुछ है, वी हैव ए वेरी गुड प्रोडक्ट रेडी, ओनली थिंग इज़ वी नीड टू मार्केट इट। मेरी ये अप्रोच रहेगी कि हम विश्वविद्यालय की गतिविधियों को अच्छे ढंग से मार्केट कर सके, सो दैट द होल वर्ल्ड कम्स टू नो अबाउट अचीवमेंट एंड वी विल बी रिकॉग्नाइज्ड, एंड दिस इज ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग। जी, एक और सवाल आपसे है सर। किसी भी विश्वविद्यालय की अहम कड़ी जो है वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र हैं, शोधार्थी हैं, और उतना ही महत्व टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ का भी है। इन तीनों के बीच की जो तालमेल है अगर सही है तो यूनिवर्सिटी को प्रगति से कोई रोक नहीं सकता। हमने पिछले दिनों देखा है जब गेट के बाहर प्रदर्शन हो रहे थे, 14-15 फरवरी का दिन था, विरोध प्रदर्शन हमारे छात्रों द्वारा हो रहा था और शुरुआत के समय में ही कोई वहाँ पहुँचा नहीं था। लेकिन शुरुआती 1 घंटे में आप वहाँ पहुँचे, छात्रों के बीच आपने माइक लिया और उनको एड्रेस किया। इसका एक बहुत ही सकारात्मक मैसेज गया कि हमारे जो नए वाइस चांसलर हैं वो कितने गंभीरता से ले रहे हैं कोई भी समस्या हो। देखिए, परिवार के सदस्य हैं हम सब जी, चाहे वो हमारे शिक्षक हों, चाहे हमारे और एम्प्लॉयज़ हों या छात्र हों, हम सब एक परिवार के हैं। किसी की भी कोई समस्याएं यदि हैं तो हम सब लोगों को मिल बैठ के उसको करना पड़ेगा। हम किसी चीज़ को भी हमें कन्फ्रंट करना है, हम भाग नहीं सकते किसी चीज़ से। यदि कोई समस्या है तो हम साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। वही अप्रोच उस दिन छात्रों के साथ मैं गया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि छात्रों से उनकी क्लास में मिलूंगा, पर वो सब एक साथ अलग अलग विधाओं के छात्रों से मेरे गेट पे ही मुलाकात हो गई और एक अच्छा संवाद बना। तो संवाद बनना बहुत आवश्यक है और सारे विभागों में सामंजस्यता बैठानी बहुत ज़रूरी है। मैं तो 3-4 दिन पहले मैं ग्राउंड में गया था और मैंने देखा कि छात्र वहाँ कुछ दौड़ रहे थे, मैं भी उनके साथ मैंने भी 2-1 चक्कर ग्राउंड के लगा दिए। तो हम हर स्तर पे लोगों के साथ मिलेंगे, संवाद बैठाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है, समस्या तब आती है जबकि हम संवाद को दबाने की कोशिश करते हैं। तो हम जब खुले मन से अच्छे इंटेंशंस के साथ यदि हम मिले सबसे, तो समस्याएं तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। जी सर, छोटे छोटे कुछ सवाल हैं जो हमारे मन में आ रहे थे। एक अच्छा अवसर है, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है, तो लगे हाथ मैं आपसे पूछ लेता हूँ लाइब्रेरी, कम्युनिकेशन और हॉस्टल के बारे में। लाइब्रेरी का जो टाइम है और ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी जो है उसके बारे में क्या किया जाए, क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारे मतलब इसके बुरे जो प्रभाव पड़े हैं छात्रों पर और पढ़ाई पर भी। तो लाइब्रेरी के समय को लेकर और कम्युनिकेशन में, क्योंकि हम काफ़ी दुर्गम इलाके में हैं, यहाँ पर तो कम्युनिकेशन ठीक है, लेकिन जब हम बाहर से आते हैं तो यहाँ पहुँचने में दिक्कत होती है। यूनिवर्सिटी लेवल में किस तरह से हम इसको एड्रेस कर सकते हैं? और एक हॉस्टल में लोगों जो बाहर से आने वाले छात्र हैं उनको एडमिशन मिले, इसके लिए आपकी राय जानना चाहेंगे सर। मैं सबसे पहले लाइब्रेरी की बात करना चाहूँगा, क्योंकि लाइब्रेरी किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है, मैं कहूँगा वो लाइब्रेरी है।
और मैं लाइब्रेरी में आते ही पहले दिन ही मैं लाइब्रेरी में गया था और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी लाइब्रेरी बहुत अच्छे ढंग से मैनेज्ड है। हमारी लाइब्रेरी को ISO 9000 सर्टिफिकेशन भी है। बहुत ही अच्छे ढंग से लाइब्रेरी का प्रबंधन हो रहा है और बहुत सारे जर्नल्स बहुत अच्छे हैं, ई-जर्नल्स बहुत हैं। और आपने लाइब्रेरी के समय की बात करी, तो समय अभी ऑलरेडी 8 बजे तक का समय हो चुका है। ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो गया है। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम उसको और भी बढ़ा सकते हैं। तो लाइब्रेरी में मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइब्रेरी में जाकर पढ़ें, क्योंकि एक माहौल पढ़ने का वहाँ मैं लाइब्रेरी में गया था, वहाँ मेरी कुछ शोधार्थियों से बात हुई। और एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पर कि हमारे पास 2000 करीब शोधार्थी यहाँ पर हैं। ये भी एक बहुत बड़ा हमारे पास रिसोर्स है। हमारे 2000 शोधार्थी यदि यहाँ पर हैं, वो यहाँ की बराक संस्कृति के बारे में, असम की संस्कृति के बारे में, पूरे उत्तर पूर्व की संस्कृति के बारे में यदि शोध करें और लिखें, तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत बड़ी नॉलेज रेपोजिटरी यहाँ तैयार कर सकते हैं। और हॉस्टल्स की बात आपने की, हॉस्टल्स हमारी टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि जब एक अच्छा हम लोग सुविधा दे पाएंगे छात्रों को, तो वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान नहीं रहेंगे, वो अपना पूरा ध्यान अपनी शिक्षा पर केंद्रित कर पाएंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी अच्छी से अच्छी सुविधा हम छात्रों को दे सकें, वो हमारा टॉप प्रायोरिटी रहेगी। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहते हैं सर। आपने डिपार्टमेंट विजिट किया है, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन आप कहा जाए तो इस क्षेत्र में सबसे पुराना डिपार्टमेंट है मीडिया का। आप यहाँ के लोगों से मिले आप जो शोधार्थी हैं उनसे मिले, छात्रों से मिले, हमारे शिक्षक हैं उनसे मिले, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनसे मिले, डिपार्टमेंट को आपने देखा सर। इसमें और क्या रूम है इम्प्रूवमेंट के लिए और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, इस पर आपकी राय? मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। मैंने विभाग में जब लोगों से मिला और यहाँ की सुविधाओं को देखा, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ कि इतने छोटे से बहुत ज़्यादा सुविधाएं न होने के बावजूद भी ये विभाग इतना अच्छा काम कर रहा है। मैं यहाँ पर आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि नई प्रोजेक्ट्स बनाइए और यहाँ पे और सुविधाएं हमें यहाँ पर बनानी है, इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। हमारे पास और स्टूडियोज़ आने चाहिए, एकदम प्रोफेशनल स्टूडियो आने चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि हमारे छात्र जो हैं एकदम बिल्कुल जैसे कि दूरदर्शन केंद्रों में होता है, एकदम हर साप्ताहिक समाचार का एक यूट्यूब या इस तरह के कुछ, मुझे बहुत ज़्यादा जर्नलिज्म के बारे में नहीं पता है, पर मैं चाहूँगा कि जैसे वीक में एक बार कुछ न्यूज़ या और कुछ आइटम्स हों जिसको कि पूरी दुनिया देख सके, इस तरह की कुछ गतिविधियाँ हमारी बढ़ें। हमारे कुछ प्रिंट मीडिया में भी हमारा प्रेजेंस ज़्यादा दिखे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारी प्रेजेंस ज़्यादा दिखे। मैं चाहूँगा कि इस तरह का हो और स्टूडियो और अच्छे स्टूडियो यहाँ पर बनने चाहिए जो कि एकदम प्रोफेशनल टाइप के हों। और हम यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े अतिथियों को यहाँ बुला के उनके इंटरव्यू ले सकते हैं और उनके कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा अभी कि कल ही हमारे पास हमने 2 अच्छी समाचार हमें कल मिले हैं। और वो समाचार है कि एक तो हमें इंडिजिनस नॉलेज सेंटर, जो कि एक हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय का एक बहुत बड़ा ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भारत की ट्रेडिशनल ज्ञान की विधा है उसको हम संकलित करें और उसमें और कुछ शोध करें। तो वो हमें एक सेंटर मिला है। भारत में बहुत बहुत उसमें कंपटीशन था, करीब मुझे लगता है कि 200-250 विश्वविद्यालयों ने, प्राइवेट और सेंट्रल और स्टेट विश्वविद्यालयों ने किया, और जो सिलेक्ट हुए उसमें से मुझे लगता है कि 20-30 विश्वविद्यालय सिलेक्ट हुए हैं और उसमें एक हम भी हैं। तो हमें इंडिजिनस नॉलेज सेंटर यहाँ मिला है कल, और उसके लिए असम यूनिवर्सिटी बधाई की पात्र है। और दूसरा, हमें अम्बेडकर सेंटर के लिए, अम्बेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए चयनित किया गया है। वो भी एक हमारा एक अच्छा, मैं कहूँगा, अचीवमेंट है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, बट उसको हमें थोड़ा सा संज्ञान में लाना है। जो अथॉरिटीज़ हैं या जो लोग, जो एजेंसीज़ हैं, उनके संज्ञान में लाना है। मुझे लगता है कि असम विश्वविद्यालय के लिए आकाश ही एक सीमा है। तो हमारा सौभाग्य है कि सर ने जो बातें बताई हैं वो हम पहले से ही सोच रहे थे और सर ने वही बातें कंटिन्यू की है। डिपार्टमेंट के लिए ख़ास तौर से सर ने कहा कि
मीडिया के बारे में उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जो बातें सर ने कही है उसी पर तो हम सारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो वही बातें हुई, सर का सहयोग रहेगा तो डिपार्टमेंट और भी आगे बढ़ेगा। सर, एक अच्छा मौका है, इसलिए मैं आखिर में आपसे चाहता हूं कि पूरे यूनिवर्सिटी के लिए कोई संदेश आप देना चाहें जी, तो आप कृपया दें। संदेश से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने स्पोर्ट्स डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड से भी एक मुलाकात की। सारे हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मैंने बात की और हम आज तक हम लोग कभी भी इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट यहाँ पर नहीं करा पाए, जैसा कि मुझे बताया गया। तो हमने एक टारगेट रखा है कि इस वर्ष हम लोग इंटर यूनिवर्सिटी कोई भी इवेंट यहाँ पर कराएंगे। और कुछ हमने हॉबी क्लब्स की भी शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि माउंटेनिंग क्लब, फोटोग्राफी क्लब, आर्ट्स क्लब, एजुकेशन क्लब। इस तरह के कई सारी गतिविधियाँ हम छात्रों के लिए करेंगे ताकि उनका सर्वांगीण विकास संभव हो पाए। और बाकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग ये अंग्रेजी विभाग और प्रबंधन विभाग दोनों मिलके कुछ पैकेज तैयार कर रहे हैं। और हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए लगातार हर महीने में 2-3 प्रोग्राम हम छात्रों के लिए करेंगे, और ताकि हर छात्र उनकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़े। उनकी हम लोगों भारत में हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी समस्या है। मेरा मानना है कि अनएम्प्लॉयमेंट कोई समस्या नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी एक समस्या है। क्योंकि हम लोगों का जो स्किल्स जो है कम्युनिकेशन स्किल्स या कुछ ऐसे हैं कि हम लोग पिछड़ जाते हैं। और स्पेशली पूर्वोत्तर में हमें ये देखना है कि लोगों में वो जो आत्मविश्वास जगे, और उसके लिए हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक क्रैश कोर्सेज हम अपने सारे छात्रों को देंगे। स्पोर्ट्स की गतिविधियों को हम बढ़ाएंगे, हॉबी क्लब्स यहाँ पर करेंगे, प्लेसमेंट को हमें बूस्ट देना है, और उसी के लिए ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम हम लोग करेंगे। हाँ, अब आपने यूनिवर्सिटी के लिए संदेश देने की बात की है, तो मैं यही कहूँगा कि हम सब एक परिवार हैं। असम विश्वविद्यालय एक बहुत ही अच्छा परिवार है, और इस परिवार में हम सब लोग साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो कोई कारण नहीं कि हम भारत के चुनिंदा टॉप मोस्ट विश्वविद्यालय में से एक बनेंगे। मेरा पूरा विश्वास है हम होंगे कामयाब। धन्यवाद।